नमस्कार। आज समझते हैं स्कोप ऑफ प्रैक्टिस इन स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी। स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी एक आरसीआई रिकॉग्नाइज्ड 4 साल का कोर्स है। तो जिसे भी आप वाक चिकित्सक या स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट बोलते हैं, उसने कम से कम एक 4 साल का कोर्स किया हुआ है किसी एक कॉलेज से, जिस डिग्री का नाम होगा BASLP, बैचलर्स इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, और वो RCI, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हो। करते क्या है ये लोग? उसी को बोला जाता है स्कोप ऑफ प्रैक्टिस। मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था, बैठा हुआ था, तो पास कुछ लोग बैठे थे और बातचीत चल रही थी। बातचीत चलते चलते पूछा गया कि भाई आप क्या करते हैं? मैं बताया कि मैं गवर्नमेंट में काम करता हूँ। गवर्नमेंट में क्या काम करते हैं? मैं डायरेक्टर हूँ। किस जगह डायरेक्टर हैं? तो एक नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ का डायरेक्टर हूँ। अच्छा, ठीक है, तो आपने क्या सिविल सर्विसेज किया है? नहीं, हमने नहीं किया है। तो क्या किया आपने? तो हमने बैचलर्स इन स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी किया है, फिर मास्टर्स इन स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी किया और PhD किया है। अच्छा, आप स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हैं, तो फिर आप डायरेक्टर कैसे हैं? तो इस तरह से अगर समझा जाए तो एक स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट सिर्फ स्पीच थेरेपी नहीं देता, कुछ और भी करता है। तो मोटा मोटा अगर देखें, स्कोप ऑफ प्रैक्टिस में 2 तरह के स्कोप हैं। एक पहला जिसे हम प्रोफेशनल डोमेन बोलेंगे, और दूसरा जिसे हम सर्विस डिलीवरी डोमेन बोलेंगे। तो अगर प्रोफेशनल डोमेन में देखा जाए तो प्रोफेशनल डोमेन में कई एक काम हो जाते हैं स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के, जैसे कि एडवोकेसी। तो अमूमन एक स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट वो बातें बोल जाता है जिसको करने से या ना करने से बोलने की क्षमता या संप्रेषण की क्षमता, कम्युनिकेशन का कैपेबिलिटी, और सुनने की क्षमता, वो दोनों इंटैक्ट हो। उदाहरण के तौर पे गैर ज़रूरी ना चिल्लाना, गला ना साफ करना, पोल्यूटेड जगह में बहुत देर तक ना रहना, खुद को हाइड्रेट करना, वगैरह वगैरह। या बच्चों के साथ किस तरह से पेश आना ताकि उनकी बातचीत में सुगमता बनी रहे, एडवोकेसी। दूसरा, सुपरविजन। जब कोई काम कर रहा है, कोई स्पीच थेरेपी दे रहा है, तो सुपरवाइज करना कि क्या वो सही कर रहा है, गोल सही लिख रहा नहीं दे रहा है, टेक्निक सही इस्तेमाल कर रहा नहीं कर रहा है, वगैरह वगैरह। तीसरा, एजुकेशन। कॉलेजेस हैं जहाँ की बैचलर्स पढ़ाया जाता है, मास्टर्स पढ़ाया जाता है, वहाँ पढ़ाना, एजुकेशन इम्पार्ट करना। एडमिनिस्ट्रेशन, कई एक हॉस्पिटल सेटअप होंगे, कई एक नेशनल इंस्टीट्यूट के सेटअप हैं, कई एक कॉम्पोजिट रीजनल सेंटर के सेटअप हैं, जहाँ पर कि अलग अलग पदों में स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट रहते हैं, डिप्टी डायरेक्टर, डायरेक्टर, इस तरह के पदों में स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट रहते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पदों में भी रहते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। और रिसर्च, नई चीज़ों को खोजना, नया शोध करना, किस तरह से भाषा और वाक चिकित्सा में नई नई चीज़ें, नई नई टेक्निक्स खोजी जा सकती हैं जो कि मदद करें। तो ये हो गए अपने प्रोफेशनल डोमेन, एडवोकेसी, सुपरविजन, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन और रिसर्च। उस तरफ अगर देखें तो सर्विस डिलीवरी डोमेन्स, करता क्या है स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, कहाँ कहाँ करता है? तो मोटा मोटा अगर आप समझें तो एक स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट 3 या 4 चीज़ों को समझ लीजिए देखता है। पहला, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स या ईज ऑफ कम्युनिकेशन, स्वॉलोइंग डिसऑर्डर्स या फीडिंग डिसऑर्डर्स, खाने में तकलीफें, और तीसरा लिटरेसी, लैंग्वेज और लिटरेसी का एक बड़ा संबंध है। तो ये 3 चीज़ें देखता है। इसमें अगर आप लिटरेसी समझ लें तो जैसे कैट आप हिंदी में लिखें और कैट अंग्रेजी में लिखें तो दोनों के लिखने में अलग अलग होगा, क्योंकि आपकी जो भाषा और लिपि है वो एक दूसरे से मिली बटी हुई है। पीछे बात कर लेंगे उसके बारे में। तो लिटरेसी पे काम करते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज पे काम करते हैं स्पीच थेरेपिस्ट। दूसरा, स्वॉलोइंग डिसऑर्डर पे काम करते हैं, खाना अटकना, चाहे वो बच्चे हो, बड़े हों, स्ट्रोक के पेशेंट्स हों, उनके लिए किस तरह से ये काम होता है, उस पर भी काम करते हैं स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। और तीसरा, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में 2 तरह आप लीजिए, एक हुआ अडल्ट कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, दूसरा हुआ चाइल्ड कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। बच्चों में, बड़ों में फ़र्क होता है। दूसरे तरीके से अगर इसको तोड़ते हैं आप, तो स्पीच डिसऑर्डर या बोली के संबंधित कोई भी तकलीफ, चाहे वो आवाज़ में खराबी हो, चाहे वो धारा प्रवाह में खराबी हो, चाहे वो उच्चारण में खराबी हो, तो बोली के संबंधित ये 3 हो गया। और भाषा के संबंधित, भाषा बोल ही नहीं पा रहा हूँ या भाषा मेरी चली गई है, लैंग्वेज डिसऑर्डर। तो ये होता है 3 मेजर डोमेन, कम्युनिकेशन, लिटरेसी और स्वॉलोइंग, जिसपे कि स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट काम करते हैं। और अगर आप देखें तो सर्विस डिलीवरी डोमेन्स में, चूँकि
बातचीत करना खुद में एक अलग कला नहीं है, ये डिपेंडेंट होता है कई चीज़ों के ऊपर ना, जो प्री रिक्विजिट जिसको हम बोलते हैं, कॉग्निटिव प्री रिक्विजिट्स, बायोलॉजिकल प्री रिक्विजिट्स, है ना। जैसे आप जानते हैं कि अगर किसी बच्चे की बुद्धि मतलब थोड़ी कम हो तो भाषा सीखने की क्षमता घट जाती है। तो एक स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट को सिर्फ भाषा को ही जानना नहीं पड़ता, उनको ये जानना पड़ता है कि किस तरह से इंटेलिजेंस या साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक फीचर इन्फ्लुएंस करती हैं बातचीत को। तो बड़ा ही कोलैबोरेटिव प्रोफेशन है, जिसमें कि ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट, सोशल वर्कर्स, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, इनके साथ मिल के काम करना पड़ता है। तो कोलैबोरेटिव काम करता है सर्विस डिलीवरी के समय एक स्पीच थेरेपिस्ट। काउंसलिंग करता है, यानी कि माँ बाप को हुआ या क्लाइंट को हुए या परिवार को हुआ, ये बताने की कोशिश करता है कि किस तरह से कौन कौन से अगर इन्वायरमेंट बनाया जाए, ऐसा परिवेश बनाया जाए कि बच्चा बेहतर से बेहतर बात कर सके और सीख सके बेहतर से बेहतर। तो काउंसलिंग का काम करता है, कितना डरना चाहिए, कितना नहीं डरना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, कितना किस तरह करना चाहिए, चाहे वो वॉइस डिसऑर्डर हो, फ्लुएंसी डिसऑर्डर हो, आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर हो, इसके बारे में भी एक स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट बताता है। तो काउंसलिंग होता है। प्रिवेंशन एंड वेलनेस, किस तरह से हम भाषा के दोष या वाक का दोष ना लाएं, स्टटरिंग ना हो बच्चों में, क्या करें, मिस आर्टिकुलेशन ना हो बच्चों में, पहले से क्या कर लें, या वॉइस के प्रॉब्लम ना हो बड़ों में, पहले से क्या कर लें, या लिटरेसी इश्यूज ना हो बच्चों में, लर्निंग डिसेबल्ड बच्चा ना बन जाए तो क्या करें। तो बहुत ही बेहतरीन काम है, क्योंकि इसका लगभग इकोनॉमिक रेट है 7.19 टाइम्स, यानी कि 7 गुना ज़्यादा सस्ता होता है काम करना ये, अगर किसी एक बच्चे को आप प्रिवेंशन या अर्ली इंटरवेंशन में ले जाए तो प्रिवेंशन एक काम होता है स्क्रीनिंग। कई एक स्कूल में जाता हूँ, 2000 बच्चे, 2000 बच्चों में लगभग 15% बच्चों में कोई ना कोई स्पीच लैंग्वेज एरर होगा। तो कैसे आप उन 2000 बच्चों में से उन 15 को चुन लें, या अडल्ट हैं कई ये, उनमें से कैसे आप 10% को चुन लें जिनको कि इंटरवेंशन चाहिए। तो स्क्रीनिंग वो अपने में एक बहुत बड़ा काम होता है। असेसमेंट बिना जांच किए, मान लीजिए एक बच्चा 2 शब्द बोल पा रहा है, इन कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है, ये शब्द बोल पा रहा है, ये अगर सही तरीके से हम नहीं जानेंगे तो उसका आगे का जो गोल है, या 3 शब्द बुलवाना उसको या वाक्य बुलवाना उसको, वो बच्चा को नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि हमें पता नहीं है कि बच्चे का बेसलाइन क्या है। असेसमेंट ज़रूरी है। अगर बच्चे की आवाज़ में कमी है तो हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि भाई आवाज़ में अगर खराबी है तो किस चलते खराबी है। रेस्पिरेटरी इशूज़ हैं, फोनेटरी इशूज़ है, रेजोनेटरी इशूज़ है, अगर फोनेटरी इशूज़ है तो किस एरिया में इशूज़ है, वगैरह वगैरह जानना ज़रूरी है। वैसे फीडिंग में अगर कोई प्रॉब्लम है तो किस स्टेज ऑफ फीडिंग में प्रॉब्लम है, ये तमाम तरह की चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए एक असेसमेंट एक स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट को करना ही पड़ता है, और वो एक अपने में विस्तृत एरिया है या एलाबोरेट एरिया है। उसके बाद असेसमेंट के बाद थेरेपी। तो थेरेपी चाहे वो लैंग्वेज थेरेपी हो, चाहे वो स्पीच थेरेपी के अंडर वॉइस थेरेपी, फ्लुएंसी थेरेपी, आर्टिकुलेशन थेरेपी, कोई भी थेरेपी हो, थेरेपी भी एक स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट करता है और बखूबी करता है बच्चों के साथ, ताकि भाषा और बोली में जो जो विकार हैं उन्हें सही किया जा सके। ये रहा पूरा स्कोप। तो इस पूरे स्कोप के ऊपर आप स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट को कहाँ कहाँ पा जाएंगे? आप स्कूल्स में पा जाएंगे, आप प्राइवेट क्लिनिक्स में पा जाएंगे, आप अस्पताल में पा जाएंगे, अस्पताल के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ ENT में पा जाएंगे, डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स में पा जाएंगे, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी में पा जाएंगे, डिपार्टमेंट ऑफ PMR में पा जाएंगे, डिपार्टमेंट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी में पा जाएंगे, डिपार्टमेंट ऑफ ऑन्कोलॉजी कैंसर में पा जाएंगे। तो हॉस्पिटल में इतनी जगह मिल जाते हैं। और गवर्नमेंट में कहाँ कहाँ मिलते हैं? गवर्नमेंट में कई कॉम्पोजिट रीजनल सेंटर्स हैं, वहाँ मिल जाते हैं। गवर्नमेंट के अपने स्कूल्स हैं, स्कूल फॉर द इंटेलेक्चुअली चैलेंज, स्कूल फॉर द हियरिंग इम्पेयर्ड, वहाँ मिल जाते हैं। गवर्नमेंट में कई एक DDRCs हैं, वहाँ मिल जाते हैं। गवर्नमेंट में लगभग 9 नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ मिल जाते हैं। तो 21 CRC, 9 नेशनल इंस्टीट्यूट्स, लगभग 100 के ऊपर DDRCs तो गवर्नमेंट के सेक्टर्स हैं। प्राइवेट के कई एक अस्पताल होते हैं जहाँ मिलते हैं, प्राइवेट के क्लिनिक क्लस्टर्स होते हैं जहाँ मिलते हैं। खुद का आप अपना क्लिनिक कर सकते हैं, क्योंकि आप एक डिपेंडेंट प्रोफेशन नहीं है। किसी को स्पीच लैंग्वेज प्रॉब्लम है तो आप खुद ब खुद अकेले कर सकते हैं, उसे असेसमेंट भी कर सकते हैं, थेरेपी देकर उसे छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि आपका डिग्री एक RCI मान्यता डिग्री है। इस तरह से अगर आप देखें तो प्राइवेट में भी स्कोप है, गवर्नमेंट में भी स्कोप है। कई लोग बोलते हैं कि हमें टीचर बनना है, हमें पढ़ाना है, टीचिंग हमारा पैशन है, तो टीचिंग में भी स्कोप है, क्योंकि कई कॉलेजेस हैं। साथ ही साथ कई लोग बोलते हैं कि हम रिसर्च करना चाहते हैं, तो रिसर्च का भी स्कोप है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। स्पीच एंड हियरिंग रिहैबिलिटेशन फील्ड में एक ऐसा फील्ड है जहाँ की बैचलर्स भी है, मास्टर्स भी है, PhD भी है, और ये हिंदुस्तान में ही है और कई जगह उपलब्ध है। ये है स्कोप फॉर प्रैक्टिस फॉर ए स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। धन्यवाद।